ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे थे और होमवर्क दिए थे, उसमें किसमें कोई दिक्कत है? यस ये सर, सब 2 क्वेश्चन नहीं बना। कौन सा? सर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, क्वेश्चन निकाल लें। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 2 का 39। और किसी का कोई दिक्कत? बोलो। नहीं है, किए ही नहीं हो इसका मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, suppose the potential energy between electron and proton at a distance r, यानी कि एक अगर यहाँ पे प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का दूरी अगर r है तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है -ke²/3r²। ठीक है, अब बोर हाइड्रोजन मॉडल बोल रहा है कि निकाल के बाकी एनर्जी, ये सब चीजें हमको देखना है कि एनर्जी nth ऑर्बिट के किसके प्रोपोर्शनल है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा चीज है कि अगर U जो है पोटेंशियल एनर्जी है हमारा, ये है पोटेंशियल एनर्जी। हमको और कुछ नहीं करना है, फोर्स निकालना है। हम लोग पोस्टुलेट्स में पढ़े थे कि जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। प्रोटॉन का चार्ज होता है E, अगर Z होता तो उसके लिए ZE कर देते, अगर एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का बात करते तो। यानी कि एक अगर न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो ये जो यहाँ पे Z से मल्टीपल हो जाएगा, r दूरी पे होगा तो बस। और फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हम लोग जानते हैं कि -tu/dr होता है। ठीक है, और ये फोर्स अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ध्यान से देखो कुछ आएगा, क्या आ जाएगा, ke²/3 -2 और r³ हो जाएगा। ठीक है, शायद यही आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू -du/dr, माइनस माइनस एक बार प्लस सर हो यू जाएगा, में फिर r² का माइनस, सर r³ पहले से ही है वहां पे। r³ है क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, तो r³ है तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा r4। r-3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो -3r⁴ हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्या क्या हमारा फोर्स। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स है, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी फोर्स है, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, तो mv²/r के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जो हम कोलम्बिक फोर्स लिखते थे उसकी जगह पे ये फोर्स यूज करेंगे और ये होगा mv²/r के बराबर। और दूसरा जो था mvr इक्वल टू nh/2π। सेकंड पोस्टुलेट ये था, फर्स्ट ये था। अब इन दोनों से मिलाकर हमको एनर्जी जो हम डेरिवेशन किए थे वैसे डिराइव कर लेना है। ठीक है, क्लास जो हम लोग डिराइव करे थे वैसे ही चीज दोनों को मिलाकर डिराइव करके देखना है कि किस चीज के प्रोपोर्शनल आता है। हो जाएगा अब? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, एक्साइटेड का है, आज पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, 39 वाला आज रहने दो, आज हो जाएगा ये। और किसी को कोई दिक्कत? सर एक्सरसाइज 1 का 19।
1 का 19, 19। 9 या 19? 19 सर, 19। पावर दे रखा है 1.5 मिली वाट, लेमडा है 400 नैनोमीटर है, तो हम यहाँ से कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं? पावर बाई, ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स हमको मिल जाएंगे। अब बोल रहा है कि इसका 0.2 जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0.01%, नहीं 1% है, 0.10% ऑफ n। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे चीज किसमें हो रहा है? पर सेकेंड के लिए, यानी कि टाइम जो है 1 सेकेंड है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? यहाँ से जो भी नंबर आएगा, मान लेते हैं एन डैश आ रहा है, एन डैश इंटू ई, और पर सेकेंड का बात है तो नीचे सेकेंड छिपा हुआ है, तो ये हमारा करंट हो जाएगा। बात समझ आया? पावर दे रखा है, लेमडा है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हम फाइंड कर सकते हैं, और उसका 0.1% ही जो है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पा रहे हैं, तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस पता चल जाएंगे। तो चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल कर दी। और ये सारा कहानी हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो ये क्यू बाई सेकेंड ही है, ठीक है, इसलिए ये करंट ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? यस और कोई? सर, एक्सरसाइज 2 के 9 में एक डाउट। एक्सरसाइज 2 9, इसमें मैक्सिमम एनर्जी वाला में डाउट। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि ये अगर एमीटर है और ये कलेक्टर है, इन दोनों के बीच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। कॉपर है, ये जो है कॉपर का बना हुआ है, जिसका फाई जो है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इस पे जो लाइट आ रहा है उसका लेमडा है 200 नैनोमीटर। बोल रहा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर इज 0, तो मिनिमम तो 0 ही रहता। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज रिवर्स देन द आंसर ऑफ पार्ट ए विल बी 0। ठीक है, बोल रहा है कि 2 वोल्ट का ये है, यहाँ से लेमडा ये आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा? तो एच बाई लेमडा माइनस 5। ठीक है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रम में करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 12400 बाई 2000 माइनस 5 4.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 62, 6.2 माइनस 4.5, यानी कि कितना जा रहा है? 7 पॉइंट, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि अगर प्लेट रखा हुआ है, इस पे अगर वेव आके टकरा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम
इसका पोलरिटी हाई रखे या इसका पोलरिटी हाई रखे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है इलेक्ट्रॉन अगर टकरा रहा है, यानी कि जो वेवलेंथ टकरा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से निकल रहा होगा। अब ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, अब इसके बाद वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो गया है तो मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम तक होता है। ठीक है, तो 0 और मैक्सिमम ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे थोड़े डिपेंड कर रहा है। इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट तक, कलेक्टर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? बोलो। हाँ सर। और किसी का? अच्छा, इस क्वेश्चन में यह है 1.7, और ऑप्शंस में देखो तो एक जगह 3.7 है, एक जगह 1.7 है। तो वो चीज पूछ रहा है कि जस्ट रीचिंग के पास, यहाँ पे पहुंचने वक्त। ठीक है, तो यहाँ से निकला है ये, तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ से यहाँ तक वो एक्सेलरेट हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन जब रिवर्स कर दे रहे हैं तो यहाँ से ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, उस समय जो मैक्सिमम होगा वो 1.7 ही रहेगा, 1.7 नहीं रहेगा, घट जाएगा, कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हो जाएगा ये। हाँ इसके सर। बाद बस यही देखना है कि कितने से जा रहा है, क्या जा रहा है, उस चीज को देखना है। और किसी को कोई दिक्कत? बोलो, किसी का नहीं है? ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस होंगे, इजी होंगे, ऐसी टाइप के होंगे, तो अगर दिख रहा है तो अगर कर लिए बढ़िया से तो इस चैप्टर के क्वेश्चन जो आसानी से सॉल्व होते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिख रहा है, दिखेगा, लेकिन स्कोरिंग होता है। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं अब। तो मॉडल, एटॉमिक मॉडल में लोग देखें, मॉडल था तो में कितना स्पीड होगा, कितना रेडियस होगा, एन और जेड कैसे कैसे डिपेंड करता है, वो सब चीजें हम लोग देखे। अब उसी में है कि अगर कोई हाइपोथेटिकल मॉडल है, यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, हाइपोथेटिकल एनर्जी कहने का मतलब यही हुआ कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वही चीज है, ये जेड ही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसके बीच का जो है पोटेंशियल एनर्जी हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमसे कहा जाए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ आर, तब हम कैसे करेंगे? तो इस केस में हाइपोथेटिकल है, क्वेश्चन के अनुसार वेरी कर रहा है, तो हम जो ओरिजिनल है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई डी आर। तो यहाँ से हमको कुछ मिलेगा फंक्शन, और इस फोर्स को फिर हम लोग mv² बाई आर, जो कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके बराबर
रख देंगे। एंड सेकेंड जो था MBR = NH/2 पाई, इसको हम लोग यूज करते हुए जितने भी चीज थे उसको फाइंड करेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फंक्शंस हमको मिल सकता है, तो इसलिए इसका कोई डेरिवेशन या कुछ नहीं। क्या फंक्शन देगा वो हम भी नहीं जानते, जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन सेकेंड नंबर जो था एक्सरसाइज 2 का, सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे 5th नंबर, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर ऐसा रहा तो इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर बता दिए हैं तो यहाँ पे और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम लोग इससे रिलेटेड देख रहे थे कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन है उसका अलग अलग एनर्जी, अलग अलग ऑर्बिट में है, तो सबके अलग अलग एनर्जी लेवल थे, अपने अलग अलग एनर्जीज में वो लोग घूम रहा था, सबका अपना अपना एक एनर्जी था। और उसी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन जो जंप मारेगा उतना एनर्जी डिफरेंस होगा, उतना एनर्जी या तो रिलीज होगा या फिर हमको उतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो एमिशन ये सब चीज के बारे में, एक्साइटेशन के बारे में पढ़ने हमसे रिलेटेड जो हमारा ब्लू मॉडल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन और करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देते हैं, करो। ठीक है, क्वेश्चन है डिटरमाइन maximum wavelength that hydrogen atom that have in its ground state। ठीक है, ये सवाल है हमारा कि अगर हाइड्रोजन एटम जो है ग्राउंड स्टेट में तो मैक्सिमम कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम यहाँ पे दिया जा सकता है, लेकिन हम हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम है मैक्सिमम लेमडा जो है एब्जॉर्ब कर सकता है ग्राउंड स्टेट में। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसके पास कुछ एनर्जी होगा, उसको एक्साइट करने के लिए हम मैक्सिमम वेवलेंथ कितना, मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ यानी कि मिनिमम एनर्जी हमको देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि सेल से, ठीक है, हाइड्रोजन N=1, N=2, N=3, N=4, ऐसे सो ऑन। इसका एनर्जी था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये था -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही था। अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में है, हमको मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, लेमडा मिनिमम। लेमडा मिनिमम इसका मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि ई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। ठीक, अच्छा मैक्सिमम है, उल्टा लिख दिए, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम वेवलेंथ जो ये ऑब्जर्व कर सकता है उसके लिए ये मिनिमम, तो मैक्सिमम होने के लिए डेल्टा ई मिनिमम कब हो सकता है, तो ध्यान से देखो, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम आएगा, यहीं के लिए डेल्टा ई जो होगा मिनिमम होगा, और वो कितना होगा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 आता है।
ठीक है, यहाँ से अगर ये बात आ गया तो लेमडा हम फाइंड कर सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 12400/10.2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये हमारा जो लेमडा आएगा मैक्सिमम। वही अगर यहाँ पे मिनिमम होता तो एनर्जी हम मैक्सिमम लेते। मैक्सिमम कब होता, जब यहाँ से वो इन्फिनिटी पे चला जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस उतना ही होता। और जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट में जाएगा तो इनफाइनाइट स्टेट होता है 0 एनर्जी, ग्राउंड स्टेट है -13.6, तो डिफरेंस होगा -13.6, यानी कि डेल्टा ई 13.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी चीज से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन। एंड आयोनाइजेशन, ठीक है, एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ एटम। किसको कहेंगे एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन, उस चीज पे बात कर रहे हैं। जैसे लेट से किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, लिथियम हो या हाइड्रोजन ही हो, कोई सा भी हो, ये n=1, ये n=2, ये n=n, ये n=infinity, कुछ भी हम बोल रहे, ठीक। इस वाले स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो सबसे लोअर स्टेट होता है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गया तो इसको हम बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट, यानी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट हम लोग बोलते हैं कि जो भी लेयर होगा, जो भी अगर होगा, जैसे कि अगर n की टर्म में दें तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर बात किया जाए तो उसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ग्राउंड स्टेट n=1 लेते हैं। यहाँ से ऊपर गया यहाँ पे, तो ये जो प्रोसेस होगा हम बोलेंगे एक्साइटेशन हो रहा है, और इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिर और ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसा ही चलता है। यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं और वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाता है, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट या फिर ऑर्बिट टू हायर एनर्जी स्टेट आफ्टर is called excitation of इलेक्ट्रॉन, या फिर एटम भी कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपने लोअर ऑर्बिट में है, स्टेबल ऑर्बिट में है, स्टेबल ऑर्बिट से अगर एनर्जी देते हैं, वो किसी हायर ऑर्बिट में छलांग लगा जाता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन छलांग लगाया है उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोसेस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन छलांग लगाया है, ठीक है। एंड स्टेट इज हायर स्टेट, जिस स्टेट में गया है इज टर्म्ड एज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है।
यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं और वो लोअर स्टेबल स्टेट से छलांग लगाकर हायर स्टेट में जाता है, तो जो हायर स्टेट है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है उसको बोलेंगे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोसेस है उसको बोल रहे हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एटम। ठीक है, ये चीज अगर हमको समझ में आया तो हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भेज सकते हैं। जैसे फॉर हाइड्रोजन एटम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन का ही एटम है, अलग अलग एनर्जी लेवल से। ठीक है, ये n इजकल टू 1 है, n इजकल टू 2 है, n इजकल टू 3 है, n इजकल टू 4 है, n इजकल टू इन्फिनिटी। एनर्जी लिखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आ जाता है, इन्फिनिटी है तो 0। ये सारे एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं कि यहाँ पे, जिसको हम E1 बोल रहे हैं, इसको E2 बोल दे रहे हैं, इसको E3 बोल रहे हैं, इसको E4 बोल रहे हैं, और इसको E इन्फिनिटी बोल रहे हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भेजना चाहते हैं थर्ड में, या फिर हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं सेकेंड में, तो अगर सेकेंड में भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको एनर्जी यानी कि फॉर फर्स्ट एनर्जी कितना देना पड़ेगा, तो डेल्टा ई हमको देना पड़ेगा E2 माइनस E1, यानी कि -3.4 माइनस -13.6, जो कि आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि हमको इतना एनर्जी देंगे तो ये 1 से 2 में चला जाएगा। अगर हमको 3 में भेजना हो तो डेल्टा E2 वाला का बात कर रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे E3 माइनस E1, यानी कि इससे उसमें भेजना है तो -1.51 माइनस -13.6। तो इसको सॉल्व करो, कितना आता है, आ जाएगा 9550.2। ठीक है, प्लस में आएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी देंगे तो ये फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा, इतना देंगे तो ये फर्स्ट से 3 पे चला जाएगा। इससे अगर कम एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, या फिर लेट से एनर्जी रेडिएटेड ऑन एटम। ठीक है, रेडिएटेड यानी कि गिवन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं, तो क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से इस पे भेजना चाहते हैं तो हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ रहा है, यानी कि इसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ेंगे तो -3.4 आएगा। लेकिन अगर हम 11 दे दिए तो 11 दिए तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे -13.6 था, यहाँ पे -3.4 है, या -1.51 है। अगर हम इसमें 11 जोड़ते हैं, ध्यान से देखो क्या आएगा, -13.6 प्लस 11 तो 6.32। 13.6 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो 0.2। ठीक है, 0.26 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको मिल रहा है -0.26। और ये क्या आ रहा है, हाइपोथेटिकल
एनर्जी लेवल अगर कहें तो, ठीक है। यानी कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी देंगे तो ना तो n=2 में रह रहा है, ना ही n=3 में रह रहा है, वो बीच में कहीं 0.26 जहां एनर्जी है वहां पे चला जा रहा है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल बोल रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर हम इतना एनर्जी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। यानी कि यहाँ से ये इम्प्लाई होता है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब सच एनर्जी, ठीक है। ऐसे एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी कि रेडिएशन जो है उस पर पड़ा और ऐसे ही कहीं खत्म हो गया, पार हो गया, कुछ हुआ, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करेगा, ठीक है। ये लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम बोल सकते हैं कि दिस एनर्जी विल नॉट एक्साइट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा कि अगर हम जो एनर्जी मेटल पे पढ़ा रहे हैं तो जितना उसको रिक्वायर्ड है, वर्क फंक्शन है, उतना एनर्जी उसने एब्जॉर्व किया और बाहर निकला, काइनेटिक एनर्जी उसके पास ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम उस पे रेडिएशन भेज रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस जितना है, यानी कि जितना दो ऑर्बिट्स के बीच के डिफरेंस जितना एनर्जी है उतना भेजेंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम 10.2 दिए तो एब्जॉर्व कर लेगा, 12.09 देंगे एब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन अगर हम 11 दिए हैं तो ये चीज एब्जॉर्व नहीं करेगा, वो एनर्जी जो होगा कहीं और वापस आ जाए, खर्च हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में यूज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन पे दे रहे हैं जो कि स्टेबल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो वो एनर्जी वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगा कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई और डिफरेंस का एनर्जी देंगे तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वैसा ही कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर स्टेट से है तो लोअर स्टेट पे आने पे उतना ही एनर्जी वो रिलीज भी करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। और क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट फॉर 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट फॉर 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इतने देर एक्साइटेड स्टेट में रहता है, इसके बाद क्या होता है, देन अगेन जम्प्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जब ग्राउंड स्टेट को आ जाता है तो इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे डी एक्साइटेशन। अगर वो जो है हायर स्टेट है, हायर स्टेट से अगर लोअर स्टेट पे आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग डी एक्साइटेशन, ठीक है। वो डी एक्साइटेड हो गया है, ठीक है। और डी एक्साइटेड है तो इसके बारे में फिर से बोलेंगे, एक टर्म देख ले रहे हैं आयोनाइजेशन के बारे में, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन इफ हायर ऑर्बिट इज जीरो एनर्जी स्टेट, ठीक है। जीरो एनर्जी स्टेट यानी n = इंफिनिटी, देन
इलेक्ट्रॉन इज जम्प्स आउट, इलेक्ट्रॉन जम्प्स आउट फ्रॉम एटम। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप आउट हो गया है, और इस स्टेट में इसी प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन, एंड एटम इज कॉल्ड, एटम इज टर्म्ड एज आयोनाइज्ड। ठीक है, एटम जो कहलाएगा जो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसको बोलेगा ये आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे अगर ये n इक्वल टू 1 सेल है, n इक्वल टू 2 सेल है, n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजने आयोनाइजेशन ध्यान दे, उसका एनर्जी तो है 0, बाकी जो भी सबका एनर्जी है वही उसका आयोनाइजेशन एनर्जी हो जा रहा है। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट हो जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी अगर देखेंगे तो -13.6 हो जाएगा, सेकेंड के लिए देखेंगे तो -3.4 हो जाएगा। यानी कि जो उस लेवल या ऑर्बिट का एनर्जी है वही आयोनाइजेशन एनर्जी है, सिंपल सा बात। ठीक है, और हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो डी एक्साइट हो रहा है, तो इन्फिनिटी से अगर हम इसको ले आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बांधना होगा तो हमको उतना ही एनर्जी, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोल देते हैं। मोस्टली हम लोग आयोनाइजेशन करेंगे, आप आयोनाइजेशन एनर्जी का है। ठीक है, याद रखनी। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम समय तक रहता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, जो कि बहुत कम समय है। अब ये यहाँ से ग्राउंड स्टेट जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें आना चाह रहा है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मोस्टली केसेस में हाइड्रोजन लाइट लिए पढ़ रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट 1 ही होगा। उस डी एक्साइटेशन में क्या हो सकता है, ड्यूरिंग एक्साइटेशन। ठीक है, स्नेहा तुम्हारा जो सवाल था वो इसी में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 39 था। जैसे n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 मान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे से डायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है, इससे यहाँ पे आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ से इस पे आए पहले फिर इस पे आए, मे बी ये भी पॉसिबल है कि पहले 2 पे आए फिर इस पे आए, नहीं तो उसका मन करेगा यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसा है, या फिर यहाँ से ऐसा है फिर है, कुछ भी पॉसिबल है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते पॉसिबल है। यानी कि हमको दिख रहा है ड्यूरिंग द एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन comes to its ground state by various रूट्स बोल सकते हैं या फिर पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, रूट्स, पाथ, या जैसे भी जो भी बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से डायरेक्टली भी आ सकता है, यानी बहुत सारे पाथ रूट्स हो सकते हैं। तो ये जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितना हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस की बात करें तो हमको, अगर हम ये n होता 5 ना हो के n होता, n से
अगर हम 1 पे जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम क्या है कि 2 लेवल को सिलेक्ट करना है, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं NC2। ठीक है, अगर हमको बोला जाए कि टोटल कितना प्रोसेस, टोटल कितने रास्ते हो सकते हैं, तो ये होगा NC2, इसको हम लिख सकते हैं n-1/2। 5 है, 5 से 1 आ रहा है, तो हो जाएगा 10 रास्ते होंगे इसके पास। ठीक है, 10 रूट से 5 से 1 तक आ सकता है। तो अगर एक से कहीं आना हो तो उसके लिए NC2 हो। 5 से 1 आ रहा है, कोई सा भी दो ग्राउंड स्टेट N1 माने हैं तो। इसी पे ये भी पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ क्या होगा, कितना होगा। ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी किसी भी 2 ऑर्बिट पे छलांग रहा है, 2 लेवल पे छलांग रहा है, तो हर छलांग में वो कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर जो होगा ये 1 होगा। कब? जब वो n से सीधा 1 पे आ जाए। ठीक है, उस समय बीच में और कोई रेडिएशन नहीं होगा। जितना बार वो छलांग लगाया होगा उतना रेडिएशन हमको मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि मैक्सिमम इतने प्रोसेसेस हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि रेडिएशन वेवलेंथ कितना मिल रहा है, वेवलेंथ की जगह यहाँ पे हमसे बोल सकता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिल रहे हैं। ठीक है, फोटॉन्स की बात किया जा सकता है, तो n-1 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। ठीक है, ये कितना होगा, तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है। तो ध्यान से देखो, अगर इसको 5 से 1 पे आना है तो एक बार यहाँ से रिलीज होगा, एक यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा, यानी कि 5 से 1 आ रहा है तो हर ऑर्बिट पे धीरे धीरे छलांग लगाते आएगा, उतना ज्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ मिलेंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ टॉन्स मिलेंगे। 5 से आने पे ये 1-1। ठीक है, कौन सा? तो ध्यान से देखो, तो n से n-1 गया हो, फिर n-1 से n-2 गया हो, फिर ऐसे ही करते करते यहाँ से 3, 3 से 2, 2 से 1 आया हो। तो टोटल नंबर काउंट करेंगे तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमको देखा जाए नंबर ऑफ फोटॉन की बात करें और नंबर ऑफ पाथ्स की बात करें, दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि एक बार में इलेक्ट्रॉन जो है नीचे जब आते जा रहा है तो पाथ बहुत सारे हैं उसके पास, लेकिन आने का तरीका तो एक ही होगा। तो उसी तरीका में से जो मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल सकते हैं वो एक है, और मैक्सिमम निकल सकते हैं 16, और बीच में कोई सा भी पॉसिबल है। अगर इस बात को समझने में दिक्कत हो तो बोलो फिर से। सर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस वाला फिर से बता दीजिए। ठीक है, आसानी, यहाँ इलेक्ट्रॉन को अगर इस ग्राउंड स्टेट में आना है सर आवाज कट रहा तो हम हेलो, ठीक है अभी, है। यस सर। ठीक है, अगर उसको n=5 से n=1 पे आना है इलेक्ट्रॉन को, हम जानते हैं कि हर का अपना अपना एक एनर्जी लेवल, और 2 एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस ही फोटॉन से रिलीज होते हैं। यानी कि अगर हम बोलते हैं ये n=4 है, ये n=2 है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप मारा तो इन दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितना ही एक फोटॉन से रिलीज होता है। हम लोगों ने डिस्कस करा था, पोस्टुलेट नंबर 3 था वोर का, कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आता है
तो एक फोटोन रिलीज करता है, यानी कि हर एनर्जी लेवल में एक फोटोन रिलीज करेगा, यानी कि एक वेवलेंथ हमको मिलेगा। अब है कि 5 से उसको 1 पे आना है, तो मिनिमम के लिए अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छलांग लगा जाए, बीच में कहीं ना रुके, एक्सप्रेस की तरह फर्स्ट स्टॉपेज से गुलाला डायरेक्ट लास्ट स्टॉपेज पे रुका, इस दौरान सिर्फ एक एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, 1 फोटोन मिलेगा। क्लियर है? यहाँ से जो भी रेडिएशन मिलेगा हमको सिर्फ एक मिलेगा। बाकी बीच में रास्ता तो बहुत हो सकता है कि 1 से 3 आए, 3 से 1 आ जाए, 1 से 3 आए, 3 से 2 आए, फिर 1 आ जाए, रास्ते बहुत है। लेकिन ये तो था मिनिमम। फिर मैक्सिमम का बात करें तो मैक्सिमम कब होगा? जब वो एक्सप्रेस की जगह पैसेंजर ट्रेन होगा, हर स्टॉपेज पे रुकता हुआ बेचारा चलता आएगा, यानी कि n से n-1, यानी कि 5 से 4, ठीक है, 5 से 4, फिर 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी कि यहाँ पे n से n-1, n-1 से n-2, यानी कि हर स्टॉपेज पे रुकते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमको दिख रहा है कि एक रेडिएशन यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है और एक यहाँ से मिल रहा है। टोटल 4 रेडिएशंस मिल रहे हैं, यानी कितने? n-1। इसमें भी काउंट कर लो, इसमें भी अगर काउंट करते जाएं हम तो काउंट करके उतना ही आना है, n-1 टर्म्स ही मिलेंगे हम। ठीक है, बात क्लियर है? तो और ये वाला है, ये टोटल रास्ता बता रहा है, यानी कि टोटल स्टॉपेज बता रहा है। अगर ट्रेन का हम बात करें टोटल रास्ता क्या हो सकता है, यानी कि वो हम नहीं बता सकते हैं कैसे क्या हो, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे 3 के लिए ले तो 3 के लिए आसान है, 3 के लिए देखो कितना आ जाएगा, 3 × 2/2, 3 ही आएगा, तो उसके लिए आसान। 3 के लिए अगर लिखेंगे तो देखो ध्यान से, 1 यहाँ से यहाँ 2 3, बस, और कोई रास्ता पॉसिबल ही नहीं। 5 से आने के लिए 10 रास्ते हैं, तो 10 कैसे भी हो सकता है। 5 से 4 है, 4 से डायरेक्ट 1, 5 से 4 है, 4 से 2 है, फिर 2 से 1 है, तो ऐसे से बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। तो वो चीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ रास्ते। ठीक, ये बात है, ये मैक्सिमम, ये जो है वेवलेंथ या फोटॉन्स की बात करा जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आ रहा है उसका दौरान बात कर रहा है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हम इस चीज को फोकस कर रहे हैं कि एक टोटल पूछा जाता है और एक पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो कितने नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, इतना बाद में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, फिर इसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये चीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और क्या। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने लास्ट क्लास एक फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए, जिसको वेव नंबर भी बोलते हैं, ये RZ² 1/n1² - 1/n2² डिराइव किया था। ठीक है, यानी कि ये हम n2 से n1 आने पे इतना हमको लेमडा मिल रहा है जो ऊपर। अगर डेल्टा ई पता हो तो लेमडा को हम डायरेक्टली 12400/डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगस्ट्रम में आएगा। अगर एक लेवल से n=2 से n2 से n1 आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर डेल्टा ई पता है तो हम लोग ये यूज करेंगे वेवलेंथ के लिए। अगर डेल्टा ई नहीं पता है तब ये यूज करेंगे। ठीक है, अब वही चीज है फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा गया तो उसके वेरियस वेवलेंथ के मिले। लाजिम सी बात है कि अगर मिले तो अब तक तो हम लोग जान चुके हैं कि अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, तो अलग अलग मिलेगा ही। n=3, n=4, n=5, n=infinity।
सबका अलग अलग एनर्जी होता है। तो अगर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसका एक अलग वेवलेंथ मिलेगा सबके करस्पॉन्डिंग। तो इसका जो वेवलेंथ मिला उसको बोला गया लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन। फिर अगर किसी भी एक्साइटेड स्टेट में आता है इसको क्या बोलते हैं, बोलो। बाल्मर Palmer सीरीज। series. बोलो बामन। ठीक है, थर्ड पे अगर आता है तो पास्कल। Pascal फिर ठीक है, bracket फोर्थ पे आता है ब्रैकेट। ठीक है, और इसके ऊपर रहता है तो हम बोलते हैं पी फंड सीरीज। फंड पढ़ा जाता है फंड सीरीज। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अलग अलग वेवलेंथ मिलते हैं, अलग अलग वेवलेंथ रेंज रहता है। जैसे लाइमन का अगर वेवलेंथ रेंज दिखे तो इसका 91 से 122 नैनोमीटर होता है। इसका वेवलेंथ रेंज बोला जाए 365 से 656 नैनोमीटर होता है। इसका सॉल्व करके लिखा जाता है तो बोला जाता है कि 820 से 1875 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसा ही सबका नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब इसी चीज में ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर देखो तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी फोटोन ही था, एनर्जी रेडिएशन ही था। तो अगर हम विजिबल लाइट का बोले तो विजिबल जो था, विजिबल लाइट को हम बोले थे लगभग 350 से 700 नैनोमीटर तक हम लोग यूज करते हैं। 680 भी होता है। तो लगभग किस सीरीज में लाई कर रहा है, तो बामर सीरीज में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बामर सीरीज में क्या होगा, विजिबल लाइट होगा, इंफ्रारेड होगा, कौन सा रेंज लाई करेगा। ठीक है, पास्कन है तो कौन सा लाई करेगा। तो हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि लेमडा जो है इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखे थे तो उसमें भी अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे यानी कि रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा ऐसा देख रहे थे तो वेवलेंथ घटता हुआ जा रहा था। ठीक है, उसमें अगर याद हो तो वेवलेंथ घट रहा था। तो अगर हमसे कहा जाए कि बताओ कि विजिबल या एक्स रेज, नहीं चलो यूवी, एक्स रेज या फिर गामा रेज, वो किस में आई लाई करेंगे, सोच के बोलो। इसमें एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज। क्योंकि विजिबल अगर इसमें है तो विजिबल से वेवलेंथ उनका छोटा था, एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज का। वही अगर इंफ्रारेड बोल दे, रेडियो वेव बोल दे, माइक्रोवेव बोल दे, तो इसमें आता है इंफ्रारेड और रेडियो वेव। ठीक है, और माइक्रोवेव जो आता है इधर आता है माइक्रो। ठीक है, ध्यान रहे कि 820 है, यहाँ पे भी कुछ रेंज में इंफ्रारेड, कभी कभी बामर में भी थोड़ा बहुत इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी आ जाता है, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। तो इसमें विजिबल प्लस इंफ्रारेड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जो हम रेडिएशन था उसको हम पास किए थे तो ऐसा मिला था। ठीक है, इस चीज को ये ध्यान रखना, ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, ये क्या होता है ये तुम लोग अच्छे से जानते हो। क्या कि अगर एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू फर्स्ट पे आए तो लाइमन, सेकेंड पे आए तो बामर, थर्ड पे आए तो पास्कन, फोर्थ पे आए तो ब्रैकेट एंड फिफ्थ पे।
ठीक है, तो हम इसके बारे में हम नहीं लिखा रहे, आएगा तो बात समझना है कि हायर से किस ऑर्डर पे आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वो हाइड्रोजन लाइक लिथियम एटम फाइंड करो। हो गया? सर 1:9। ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी बोले कि आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, बल्कि क्या होता है कि जिस भी ऑर्बिट का बात करें उसका एनर्जी होता है। तो ये क्या होता है, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसके लिए एन क्या हो गया 1। तो ई हाइड्रोजन बाई ई लिथियम अगर करेंगे हम तो हमको दिख रहा है 13.6 और एन स्क्वायर तो कट गया, जेड एच बाई जेड एल आई का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। सिंपल। ठीक है, लेमडा ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज बोल रहे हैं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is 6563. Find the for first member of Lyman series in the same spectrum. लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इतना दे रखा है, तो लेमडा फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज फाइंड करना है। हो गया?
सीरीज का फर्स्ट यानी कि n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 कहा जा रहा है। इसके दौरान 1 अगर लेमडा लिखेंगे तो लिखेंगे r, हाइड्रोजन ही है तो z तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 1/लेमडा b बोल दे रहे हैं बामर के लिए, n2 है 2 माइनस 1/3 स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा हमारा 4 9, तो 9 माइनस 4 5 है, ये लेमन भी देखा है। और फॉर लाइमन था ये, फॉर लाइमन अगर हम बात 2 to 1 होता है, यानी कि वो लेमडा एल का बात कर रहे हैं तो हो जाएगा r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3/4r। ये ठीक है, रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो लेंगे तो दिख रहा है लेमडा एल बाई लेमडा बी इक्वल टू 3/4 इंटू 36/5 27/5। लेमडा भी पता है, लेमडा एल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे से सवाल रहेंगे, हमको ऐसे सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बात में किसी को दिक्कत, लिखना है बस बामर सीरीज कौन सा होता है, तो बामर सीरीज के लिए जो मिनिमम होता है 2 होना चाहिए, 2 पे आना चाहिए जहां से आ जाए। लाइमन के लिए 1 पे आना चाहिए जहां से भी आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट मेंबर यानी कि जस्ट अपर वाला का बात किया जा रहा है, ये फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर का था तो इसमें 3 से 1 ला रहे होते। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन ऐसा ही है कि फर्स्ट लाइमन लाइन है, ठीक है, फॉर फर्स्ट लाइमन लाइन बोल रहा है फाइंड वेवलेंथ, एंड कह रहा है कि इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट लाइज। ठीक है, बोल रहा है कि वेवलेंथ फाइंड करो और किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये लाई करता है, ये बताना है, फर्स्ट लाइमन वाला। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे स्पेक्ट्रम वाला याद हो सकता है, नहीं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ध्यान देना है। सॉल्व करो। फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट यानी एनर्जी डिफरेंस होगा लोएस्ट होगा, एनर्जी डिफरेंस लोएस्ट यानी कि वेवलेंथ जो होगा हाईएस्ट होगा। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट वेवलेंथ। और हम जानते हैं कि लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ जो आता है यूवी में आता है, एक्स रेज में आता है, गामा रेज आता है। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा यूवी का, तो जो लेमडा आएगा वो यूवी आएगा। हम लोग ऐसे तो आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर स्पेक्ट्रम याद है तब और भी कर सकते हैं।
तो फर्स्ट लाइन होता है n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1। एनर्जी वेवलेंथ फाइंड करना है। z तो 1 ही है, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो -1/4 3/4 r का वैल्यू 1.09 इंटू 10 का पावर -7 मीटर कर सकते हैं। उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वेवलेंथ आ जाएगा 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, और ये किस में लाई करेगा, तो हम मुजबानी बताएं, उसको ध्यान रखना है। चाहो तो अपने नोट्स में लिख लो कि यूवी हम कैसे बताएं। कैसे बताएं, तो हमने देखा था कि रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, इधर जाते हैं वेवलेंथ घटता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम n का बात कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 है और इसके हम हायर से आ रहे हैं, तो इसका एनर्जी जो होगा डिफरेंस इन डेल्टा ई मिनिमम डिफरेंस होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लेमडा होगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, लेमडा मैक्सिमम आना चाहिए। लाइमन की बात कर रहे हैं, तो लाइमन वाला हमने याद कर रखा है कि लाइमन वाला जो आता है वो हमारा एक्सरे, गामा और यूवी में आता है, क्योंकि बामर से विजिबल शुरू होता है। 122 नैनोमीटर ही है, जबकि 350 380 हम लोग मानते हैं वायलेट का। तो इसमें तो यहीं से शुरू है। तो यहाँ से हमने देखा, तो देख रहे हैं कि लेमडा डिग्री जो है सबसे मैक्सिमम है, तो हम जानते हैं कि तो यूवी से शुरू होता है, यानी कि यूवी ही होगा। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल देखे बिना हम बताएं, लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि वैल्यू याद हो। ठीक है, तो जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसमें इसलिए बोले थे कि रेंज कम से कम माइंड में रखना है, और बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी यहाँ पे काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही रिलेटेड और देते हैं। सर एक बार पिछला क्वेश्चन दिखाइए। कौन सा? सर वो ये 27/5। सर इसमें लाइमन सीरीज का लैम्डा उससे बड़ा कैसे आ रहा है? किसका? ये सर वाला? लैम्डा एल इक्वल टू 27/5 इंटू लैम्डा भी आ रहा है ना? हाँ, तो सर सॉल्व कर रहे हैं तो लेमडा एल ऊपर चला जाएगा, ये अगर रेशियो ले लेंगे, अच्छा उल्टा रख दिए यहाँ पे। हाँ सर, रेशियो उल्टा हो गया। हाँ, यहाँ पे 5/36 इंटू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, उल्टा कर दिए थे, इसको ऊपर ले लिए तो उसको नीचे, जबकि यहाँ पे हम उल्टा करें। ठीक है, इस चीज को ध्यान से, क्लियर है? यस सर। ठीक है, बोल रहा है कि हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, इज इन स्टेट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इसका डिफिनेशन नहीं लिखा था, लेकिन बोले थे ऑफ 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेक्स ट्रांजिशन to a state with excitation energy 10.2 electron volt। ठीक, स्टेटमेंट पढ़ो, ध्यान से इनका वैल्यू पता करने का कोशिश करो। फाइंड
the energy and lambda of the photon emitted. Second, ठीक है, ध्यान से पढ़ो और बताओ हमको कि n कौन कौन सा होगा। बाकी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी इतना देर से हम लोग ये सब वैल्यू लिखते आ रहे हैं तो माइंड में छप जाना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी बोले या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, बात तो बराबर है। सर हाँ 2 और 1 0.85 के लिए तो 4 होगा ना सर? हाँ 0.85 के लिए 4 होगा, ठीक है। और एक्साइटेशन एनर्जी बोल रहा है कि 10.2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इतना एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगा। तो ग्राउंड स्टेट में होगा तो 10.2 देंगे तो किस स्टेट में जाता है बोलो? हाइड्रोजन के लिए सेकंड सेकंड। ठीक है, क्लियर है सबको? बाइंडिंग एनर्जी का बात करें, नहीं आता है तो पहला के लिए हम En देख रहे हैं कि माइनस हटा देते हैं, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आता है माइनस में ही रहेगा, 13.6 इंटू जेड तो 1 है बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से हम n का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। बाकी हम लोग ऊपर इतने बार लिखे हैं कि हमको याद होना चाहिए कि फर्स्ट में आया था -13.6, सेकेंड में -3.4, थर्ड में -1.51, फोर्थ में -0.85, फिफ्थ होगा तो -0.54। 5 तक कम से कम याद रखो, ठीक है। तो ये हमको n=4 मिल गया। अब 10 ये तो ग्राउंड स्टेट से हम एक्साइटेड स्टेट में थे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें अगर हम +10 कर देंगे ना, 10.2 है तो हमको मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होता है? तो इसके लिए हमको मिल जाएगा n=2। यानी कि अगर हम डायग्राम बनाएंगे, अगर ये n=1 है, n=2 है, n=3 है, n=4 है, तो इलेक्ट्रॉन जो जंप मार रहा है इस फोर्थ से 2 पे जंप मार रहा है, ठीक है। और फोर्थ से 2 पे जंप मार रहा है तो यहाँ से हमको लेमडा फाइंड करना है, जो फोटोन रिलीज होगा उसका लेमडा। तो हमको दोनों का एनर्जी तो पता है, 0.85 माइनस 3.4, तो हमको डेल्टा ही पता है तो हम डायरेक्टली 12400 बाई डिफरेंस लिख लेंगे दोनों का, यानी कि 3.4 माइनस 0.85 कर लेंगे तो हो जाएगा 5, 5.2, 2.55। जो भी सॉल्व करेंगे यंगस्टर्म में आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिससे हमको कैलकुलेशन आसान हो जाए, ये चीज डिसाइड करके अपना करते जाओ। नहीं तो 4 से 2 आने के लिए हमारे पास 1/λ वाला भी फॉर्मूला है, उससे भी करेंगे तो सॉल्व करके आ ही जाएगा, इससे भी करेंगे तो सॉल्व करके आना ही। जो इच्छा हो उसको यूज कर सकते हो, बस तुमको सॉल्व करने में कौन सा आसानी लगता है तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा लगा रहे हो, ठीक है। और यहाँ जो एनर्जी है हाइड्रोजन के लिए अगर हमको याद है 1 से 5 तक का, तो अगर कोई भी हाइड्रोजन जैसा एटम दे दे तो हमको बगल में बस क्या करना है, Z² करना है, ठीक है। जैसे लिथियम होता, ठीक है, फॉर लिथियम। नेक्स्ट क्लास है क्या तुम लोग का? हाँ यस सर। ठीक है, छोड़। जैसे लिथियम होता तो इसके लिए अगर हम यहाँ का E1 बोलते हैं तो क्या लिखते हैं,
हाइड्रोजन का याद है तो हमको -36 इंटू 9 मल्टीपल कर देंगे, जेड स्क्वायर से मल्टीपल। वैसे ही यहाँ पे -3.4 इंटू 9, क्यों? क्योंकि इसके लिए जेड जो होता है वो 3 होता है और एनर्जी लिखते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एन पुट कर करके तो हम लोग याद कर रखे हैं, बस जेड स्क्वायर से मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज नोट करके हम बोल रहे हैं कि ये बात ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट 10.2 बोल रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं, किसी के लिए भी मत लगा देना, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस अगर करोगे तो यहाँ से अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा ई, तो ध्यान से देखो 10.2 इंटू 9 आएगा, 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा लिथियम के लिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, हर जगह 10.2 करके मत आ जाना, क्योंकि 80% क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए होता है, बच्चा वही याद रखता है और गलती करके आता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और आज के बाद जो क्वेश्चन कर सकते हो वो शायद पिछले क्लास में हम भेज दिए थे, तो उसको एक बार फिर से ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है फिर